हेलो दोस्तों, कुशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे शासक और उसके राजवंश से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रतापी शासक, सबसे शक्तिशाली शासक या सबसे वैभव युक्त शासक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही कारण है कि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपको सीजीपीएससी प्री हो या मेंस हो देखने को मिलते ही हैं। इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा वीडियो जरूर देखें। देखो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, छिंदक नागवंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है छिंदक नागों का बस्तर में शासन था। सेकंड है इसके उत्तर में दक्षिण कोसल तथा दक्षिण में आंध्र अथवा वेंगी प्रदेश था। थर्ड स्टेटमेंट है इस वंश के शासक कश्यप गोत्र के थे। देखो कौन-कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर पहला देखा जाए छिंदक नाग शासकों का बस्तर पर शासन था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सब बुक में ये फैक्ट आपको मिल ही जाएगा। सेकंड देखो, इसके उत्तर में दक्षिण कोसल, बिल्कुल सही है, ठीक है ना? बस्तर में इनका शासन है, तो बस्तर के उत्तर में दक्षिण कोसल देखने को मिलेगा, ठीक? तथा दक्षिण में आंध्र अथवा वेंगी प्रदेश था, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट, आप सबको पता होगा, ठीक? थर्ड देखो, इस वंश के शासक कश्यप गोत्र के थे, तो याद रखना इनका गोत्र क्या था? कश्यप गोत्र। रामकुमार बिहारनी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक? तो तीनों फैक्ट अगर देखा जाए ना, तो तीनों स्टेटमेंट क्या है अपने आप में सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंशी शासकों की शिलालेख के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा कथन दिया है। ए ऑप्शन में दिया है इंद्रावती नदी के उत्तर में प्राप्त शिलालेखों की भाषा संस्कृत तथा लिपि देवनागरी थी। बी है इंद्रावती नदी के दक्षिण के अभिलेख तेलुगु लिपि तथा भाषा में अंकित है। सी ऑप्शन देखो, एर्राकोट अभिलेख नल शासकों का पहला अभिलेख है जिनकी भाषा संस्कृत है। डी ऑप्शन देखो, बस्तर अंचल में नागों के 28 ताम्रपत्र और शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है नागवंशी शासकों के शिलालेख के संदर्भ में। तो ए ऑप्शन देख लो क्या बोला है, इंद्रावती नदी के उत्तर में प्राप्त शिलालेख की भाषा संस्कृत है। ये संस्कृत है ना, संस्कृत तथा लिपि देवनागरी थी, बिल्कुल सही है। देखो क्या है ना, जो नागवंशी शासक है, मुख्य रूप से यहाँ पर छिंदक नागवंशी शासकों की बात हो रही है, उनका शासक ना आपको बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको इंद्रावती नदी का प्रवाह देखने को मिलता है। इस नदी के उत्तर में जितने शिलालेख प्राप्त हुए ना, उनकी भाषा आपको संस्कृत मिलेगी और लिपि देवनागरी, ठीक है? और इस इंद्रावती नदी के दक्षिण में जहाँ पर संभवतः तेलुगु भाषी लोग ज़्यादा थे, तो वहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए ना, उनकी भाषा और लिपि क्या थी? तेलुगु थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ए भी सही है और बी भी सही है। तो यहाँ पर तो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। सी देख लो, सी में क्या बोला है? एर्राकोट अभिलेख नल शासकों का पहला अभिलेख, बिल्कुल सही है, ठीक है ना? नल शासकों का पहला अभिलेख जो मिला है वो क्या था? एर्राकोट अभिलेख। इसी में आपको इनके संस्थापक नृपति भूषण का उल्लेख मिलेगा, ठीक है? उनका पहला अभिलेख है बोला जाता है। अब देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन आगे क्या लिखा है? जिनकी भाषा संस्कृत है। तो याद रखना ये गलत हो जाता है। इनकी भाषा संस्कृत ना होकर क्या थी? तेलुगु थी, ठीक है? क्योंकि ये इंद्रावती नदी के दक्षिण में प्राप्त हुआ है। क्लियर है? इसलिए इसकी भाषा क्या थी? तेलुगु थी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी भी देख लो एक बार, बस्तर अंचल में नाग शासकों के 28 ताम्रपत्र और शिलालेख प्राप्त हुए। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना? 28 ताम्रपत्र और शिलालेख नाग शासकों का बस्तर अंचल से प्राप्त हुआ है, सभी शासकों का मिलाकर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन करें। देखिए क्या-क्या कथन दिया है। मधुरांतक देव को सोमेश्वर प्रथम ने पराजित किया था। सेकंड है, इसके ध्वज में एरावत के पीछे कमल तथा कदली पत्र अंकित था। थर्ड है, मधुरांतक को राजपुर ताम्रपत्र में भरत कोट्याच का राजा कहा गया है। फोर्थ है, यह मूल नाग शासकों से पृथक वंश का था, ठीक है? डिफरेंट डायनेस्टी से ये बिलोंग करता था बोल रहे हैं। देखते हैं कि कहते कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो पहला क्या बोल रहा है, मधुरांतक देव ने को सोमेश्वर देव ने पराजित किया था। तो देखो मैं थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ इन लोग का। तो पहला शासक क्या था इस वंश का? नृपति भूषण, ठीक है? नृपति भूषण पहला शासक था। उसके बाद आता है जगदेव भूषण, या इसी को बोला जाता है धारावर्ष, ठीक है? फिर आता है आपका मधुरांतक देव, मधुरांतक देव, फिर आ जाएगा सोमेश्वर प्रथम, ठीक है? इस प्रकार से ये क्रम देखने को मिलेगा राजाओं का, यहाँ तक है ना, आगे और भी शासक आएंगे, यहाँ तक ये क्रम मिलेगा, ठीक? इसमें ध्यान रखना, ये जो मधुरांतक देव था ना,
ये मूल नागवंशी वंश से नहीं थे, या जिस कश्यप गोत्र से नृपति भूषण था उस गोत्र से बिलोंग नहीं करते थे मधुरांतक देव। ये दूसरे नागवंशी शासक था या दूसरे वंश से था। क्लियर है? तो क्या होता है, धारावर्ष को पराजित करके ना मधुरांतक देव जो चक्रकोट है उस पर अपना सत्ता स्थापित कर लिए रहता है। ठीक? तो जब ये जो धारावर्ष रहता है इसका पुत्र योग्य होता है सोमेश्वर प्रथम। ये ना युद्ध में मधुरांतक देव को पराजित करके पुनः छिंदक वंश का शासन बस्तर क्षेत्र में स्थापित करता है। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट मधुरांतक देव को सोमेश्वर प्रथम ने पराजित किया था, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखो, इसके ध्वज में इरावत के पीछे कमल और कदली पत्र अंकित थे, ये भी बिल्कुल सही है। और इसी के आधार पर माना जाता है कि मधुरांतक देव दूसरे वंश से संबंधित था करके। ठीक है, इसके जो प्रतीक चिन्ह है या इसके ध्वज में क्या बना था, एक तो इरावत बना था और कमल कदली के चिन्ह बने हुए थे। जबकि आप मूल छिंदक नागवंशी शासक को देखोगे तो उनके ध्वज में ना एक तो सर्प बना होता था, उसके अलावा बाघ बने होते थे। ठीक है ना, ये सब देखने को मिलता है छिंदक नागवंशी शासकों के ध्वज में, जबकि इसके ध्वज में ये देखने को नहीं मिलता। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। थर्ड देखो, मधुरांतक को राजपुर ताम्रपत्र में भ्रमरकोट्याज का राजा कहा गया है, तो ये स्टेटमेंट भी ना बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, ये जो राजपुर ताम्रपत्र है ना, ये किससे संबंधित है, मधुरांतक देव से। और इसमें बताया गया है कि ये जो मधुरांतक देव है ना, ये भ्रमरकोट का शासक था। ठीक, जब धारावर्ष शासन कर रहा था चक्रकोट पर, तो इन्होंने भ्रमरकोट क्षेत्र में इसको मंडलाधिपति या सामंत के रूप में नियुक्त किया था। ठीक, अब देखो ये भ्रमरकोट था कहां पर, अगर देखा जाए तो देखो बता रहा हूं। देखो, अगर ये बस्तर संभाग है ना, तो यहां पर आपको एक इंद्रावती नदी देखने को मिलती है, इस प्रकार से वो प्रवाहित होती है। यहां कहीं पर आपको ना मिलेगा बारसूर। ठीक है, बारसूर दंतेवाड़ा जिले में है बारसूर। इसको बोला जाता है या इसके आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है चक्रकोट। ठीक, जहां इनकी राजधानी थी, ठीक, छिंदक नागवंशी शासकों की। और उसके बाद ना इस साइड आपको देखने को मिलेगा नारंगी नदी, इंद्रावती की एक सहायक नदी है। और इस नारंगी नदी के पूर्वी भाग को बोला जाता था भ्रमरकोट। ठीक, यहाँ का सामंत या यहाँ का शासक कौन था, आपका मधुरांतक देव। ठीक, तो यहां से ये ना जो धारावर्ष है उसको पराजित कर पूरे बस्तर क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर लेता है। ठीक, और जब सोमेश्वर प्रथम आते हैं तो वो इस मधुरांतक देव को पराजित कर उसकी हत्या कर पुनः छिंदक नागवंशी शासकों का शासन पूरे बस्तर रीजन में स्थापित करते हैं। क्लियर? तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ देखो, यह मूल नाग शासकों से पृथक वंश का था, पहले ही बता चुका हूं, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से इस कथन में चारों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर देव प्रथम के संबंध में कौन कौन सा कथन सही है ये देखना है। क्लियर? देखो क्या क्या कथन दिया है। ये छिंदक नागवंश के सबसे शक्तिशाली राजा था। सेकंड देखो, इन्हें जाजल्य देव प्रथम ने बंदी बनाया था। थर्ड है, इनके काल का उल्लेख नारायण पाल और कुरुसपाल अभिलेखों में देखने को मिलता है। देखो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में बात की जा रही है, तो याद रखना छिंदक नागवंशी शासक था। और छिंदक, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये छिंदक नागवंश के शक्तिशाली राजा था। ध्यान रखना, ये केवल छिंदक नागवंश का शक्तिशाली राजा नहीं था। अगर आप पूरे छत्तीसगढ़ का इतिहास देख लो तो शायद ही कोई शासक होगा जो सोमेश्वर देव से ज्यादा पावरफुल होगा। मेरे अनुसार तो पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे पावरफुल रूलर कोई था तो वो सोमेश्वर देव ही था। ठीक है, और इनकी शक्ति का वर्णन आपको इस कुरुषपाल अभिलेख में देखने को मिलता है। क्लियर? तो पहला तो बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, इन्हें जाजल्य देव प्रथम ने बंदी बनाया था, तो ये स्टेटमेंट भी बहुत एकदम करेक्ट है। ठीक है, भले पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे शक्तिशाली शासक हो, लेकिन इसको भी बंदी कौन बना लेता है, कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम। क्लियर? ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ये तो सबको पता होगा, सभी बुक में आपको ये वाला जानकारी मिल ही जाएगी। ठीक है ना। थर्ड देखो, इनके काल का उल्लेख नारायण पाल और कुरुषपाल अभिलेख में मिलता है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कुरुषपाल अभिलेख इसी का था। नारायण पाल अभिलेख इसकी माता गुण महादेवी द्वारा लिखा गया था, जिसमें सोमेश्वर देव का वर्णन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में तीनों कथन सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषपाल अभिलेख के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखो क्या क्या दिया है। यह अभिलेख नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सेकंड है, शिलालेख से ज्ञात होता है कि सोमेश्वर ने वेगी पर 2 बार आक्रमण किया। थर्ड है, इस शिलालेख के अनुसार रतनपुर नरेश ने सोमेश्वर देव को पराजित किया था। तो देखो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या बोल रहा है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है उसकी लिपि, लिपि क्या है, नागरी, देवनागरी।
और भाषा क्या है? संस्कृत। तो मैं आपको बताया था कि इंद्रावती नदी के उत्तर में जितने भी अभिलेख मिले हैं उसकी लिपि देवनागरी होगी और भाषा संस्कृत होगा। तो ये जो कुरुषपाल अभिलेख है ये भी जगदलपुर के निकट प्राप्त हुए हैं, याद रखना। ठीक है ना? उसके निकट इंद्रावती नदी के उत्तर में। ठीक, तो इस क्षेत्र में तेलुगु भाषी लोग ज्यादा निवास नहीं करते थे, इसलिए इस अभिलेख की भाषा क्या मिलेगी आपको? संस्कृत लिपि देवनागरी। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखो, शिलालेख से ज्ञात होता है कि सोमेश्वर ने वेगी पर 2 बार आक्रमण किया। ठीक है ना? अब ये वेगी कहां पर है? तो ये देखो, ये बस्तर है। बस्तर के नीचे यहां पर से आपको गोदावरी नदी का प्रवाह देखने को मिलेगा। यहां फिर दक्षिण में चले जाओगे तो आपको कृष्णा नदी का प्रवाह मिलेगा और इन्हीं दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता था वेगी। ठीक है? वीर चोड़ का यहां पर शासन था बोला जाता है। इस शिलालेख में वर्णन है, वीर चोड़ नामक शासक का शासन था। तो सोमेश्वर देव ने ना 2 बार वेगी पर आक्रमण करके इस शासक को पराजित किया था, ध्यान रखना। ठीक है? और बोला गया है अभिलेख में कि जब दूसरी बार आक्रमण करते हैं ना, तो जिस प्रकार अर्जुन ने खांडव वन को जला दिया था, वैसे ही सोमेश्वर देव ने वेगी पर आक्रमण करके उनको पराजित करके उन्हें जला के राख कर दिया। ये कथन लिखा गया है इस शिलालेख में, याद रखना, इस अभिलेख में। क्लियर है? तो सेकंड भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद थर्ड देखो, इस शिलालेख के अनुसार रतनपुर नरेश ने सोमेश्वर देव को पराजित किया था। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट है, कई लोग इसको सही मान लेंगे। देखो, हम जानते हैं कि जो रतनपुर नरेश जाजल्य देव प्रथम था, उन्होंने क्या किया था? सोमेश्वर देव को पराजित किया था। लेकिन इसका वर्णन कुरुषपाल अभिलेख में नहीं है, इसका वर्णन किसमें मिलेगा आपको? रतनपुर अभिलेख में। ठीक है ना? कुरुषपाल अभिलेख में वर्णन है कि जो सोमेश्वर देव है ना, वो रतनपुर नरेश को पराजित करते हैं करके। लेकिन ध्यान रखना, सोमेश्वर देव द्वारा जिस रतनपुर नरेश को पराजित किया जाएगा वो जाजल्य देव नहीं था। संभावना जताई जाती है कि वो रतनपुर नरेश पृथ्वीदेव प्रथम हो सकते हैं करके। ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखना। कुरुषपाल अभिलेख में 2 बार दक्षिण, एक बार रतनपुर को पराजित करते हुए बताया गया है और दूसरी बार दक्षिण कोसल को पराजित किया है, यह बताया गया है। ठीक है? इसमें बोला गया है कि जिस प्रकार एक हाथी कमल से घिरे हुए तालाब में कूदकर उसे तबाह कर देता है, उसको रौंद देता है, वैसी सोमेश्वर देव ने रतनपुर को तबाह कर दिया था। ये लिखा गया है इस अभिलेख में। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। याद रखना, कुरुषपाल अभिलेख में कहीं नहीं लिखा है कि रतनपुर नरेश ने सोमेश्वर देव को पराजित किया था, जबकि इसमें 2 बार वर्णन है कि एक बार रतनपुर नरेश को पराजित किया है और एक बार दक्षिण कोसल के शासक को पराजित किया है सोमेश्वर देव ने करके। क्लियर? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और 2 सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंडक नागवंश के अभिलेख। पहला क्या दिया है? नारायणपुर अभिलेख सोमेश्वर प्रथम से संबंधित है। सेकंड है एर्राकोट अभिलेख निरपति भूषण से संबंधित है। थर्ड है टेमरा अभिलेख हरिश्चंद्र देव का है। ठीक है? देखो कौन कौन सा सही है। तो नारायणपुर अभिलेख, नारायण पाल अभिलेख सोमेश्वर प्रथम से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नारायण पाल अभिलेख जारी कराया गया था गुंड महादेवी के द्वारा। ठीक है ना? गुंड महादेवी के द्वारा। और ये कौन थी? ये सोमेश्वर देव की माता थी और इस अभिलेख में सोमेश्वर देव का ही वर्णन है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होता है कि नारायण पाल अभिलेख सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित है, उसी का वर्णन है भाई। तो ये सही होगा। ठीक है? सेकंड देखो, एर्राकोट अभिलेख नृपति भूषण से संबंधित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट, हम पहले ही देख चुके हैं। इसमें उल्लेख है नृपति भूषण का। क्लियर? उसके बाद आता है टेमरा अभिलेख हरिश्चंद्र देव से। याद रखना, हरिश्चंद्र देव छिंदक नागवंशी शासकों का अंतिम शासक था और इसका अभिलेख क्या था? टेमरा अभिलेख। तो ये तीनों करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन आ भी चुका है अलग से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 2 3 तीनों सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रतनपुर शिलालेख के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस शिलालेख में सोमेश्वर देव और जाजल्य देव प्रथम के युद्ध का वर्णन है। सेकंड है, इस शिलालेख में सोमेश्वर देव की महानता का वर्णन है। देखो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो किसकी बात हो रही है? रतनपुरा शिलालेख। किसका शिलालेख था ये शिलालेख है जाजल्यदेव प्रथम का। ठीक है? कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम। इसमें वर्णन क्या है? इस शिलालेख में सोमेश्वर देव और जाजल्यदेव प्रथम के युद्ध का वर्णन है, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के युद्ध का वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। सेकंड क्या बोल रहा है कि इस शिलालेख में सोमेश्वर देव की महानता का वर्णन है। ठीक है? सोमेश्वर देव के ग्रेटनेस का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक? तो ऐसा कुछ नहीं है इस पर। ये वाला स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। यहाँ पर किसकी महानता का उल्लेख मिलेगा? जाजल्य देव प्रथम की। ऑब्वियस सी बात है, उसके द्वारा जारी किया गया है तो उसकी महानता करेगा ना। उसके दुश्मन या उसका जिसके साथ युद्ध हो रहा है उसकी क्यों वर्णन करेगा? इसमें लिखा गया है जिसके सातों प्रकार के ऐश्वर्य है, उस शासक ने सोमेश्वर देव को पराजित किया, उसके सेनाओं को मार डाला, जला डाला, रानियों सहित उस शासक को बंदी बनाया और उसके बाद उसे छोड़ दिया, उसके राज्य वापस कर दिए। ऐसा महान शासक कहां होगा? तो इस प्रकार से यहाँ पर जाजल्य देव की महानता का वर्णन देखने को मिलता है, ना कि सोमेश्वर देव का। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सही कथन चुनिए। सोमवंशी शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। सेकंड है, पांडुवंशी शासक महाशिव तिवारदेव इस उपाधि को पहली बार धारण किया था। देखो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या बोल रहा है, सोमवंशी शासक। याद रखना अब ये किसकी बात हो रही है, जो उड़ीसा के सोमवंशी शासक है उनकी। ठीक है, तो सोमवंशी शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो बिल्कुल वेल नोन फैक्ट है। सब जगह आपको ये देखने को मिलेगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखो, पांडुवंशी शासक महाशिव तिवारदेव इस उपाधि को पहली बार धारण करते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, जब हम पांडुवंशी या सिरपुर के पांडुवंशी शासक देखेंगे तो वहां पर जो तिवारदेव था ना, वो पहली बार महाशिव की उपाधि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करता है। क्लियर है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। केवल कथन 1 और 2 सही हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर सोमकुल तिलक जैसे भारी भरकम उपाधि किस राजा से संबंधित है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय, महाशिवगुप्त प्रथम ययाति, महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ और लास्ट ऑप्शन है इंद्ररथ। ठीक है, तो देखो क्या पूछा जा रहा है, परम भट्टारक महाराजाधिराज है ये, परमेश्वर सोमकुल तिलक जैसे भारी भरकम उपाधि किस राजा द्वारा धारण किया गया था। ठीक, और ऑप्शन में क्या दिया है, जो सोमवंशी शासक है उनका नाम। तो देखो सोमवंशी शासकों में ना प्रथम शासक माना जाता है, जो उड़ीसा में शासन किए उसमें प्रथम शासक माना जाता है शिवगुप्त प्रथम। ठीक है, उसके बाद आते हैं महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय। ठीक है, और इसको माना जाता है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय को। ठीक है, और इसी के द्वारा इस प्रकार की उपाधि धारण किया गया था। इसके अलावा त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि भी ना इसी के द्वारा पहली बार धारण किया गया था। जो उड़ीसा के सोमवंशी शासक थे उसमें पहला तो शिवगुप्त था, तो इसके द्वारा त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण नहीं की गई थी। पहली बार कौन धारण करता है, महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय द्वारा, और इसी के द्वारा ये सब उपाधि भी धारण किया जाता है। और एक याद रखना, कोसलेंद्र की उपाधि भी महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय द्वारा धारण किया गया था, और इसीलिए माना जाता है कि इनका शासन न केवल उड़ीसा में बल्कि छत्तीसगढ़ के सिरपुर वाले क्षेत्र में भी था, इसीलिए कोसलेंद्र की उपाधि धारण करता है करके। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय। ठीक, तो पहला शासक शिवगुप्त था, उसके बाद महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय, उसके बाद उसका पुत्र महाशिवगुप्त प्रथम ययाति शासक बनता है। ये भी बहुत प्रतापी शासक था, ध्यान रखना इस चीज को। आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो सोमवंश उड़ीसा में शासन कर रहा था उनका अंतिम शासक कौन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या दिया है, सोमवंशी सिर्फ कौशल या दक्षिण कौशल के ही थे, उड़ीसा मात्र उसका साम्राज्य था। कारण क्या बताया गया है, महाभवगुप्त जन्मजय अपने अधिकांश लेखों में अपनी पहली पूर्वज के रूप में शिवगुप्त का उल्लेख किया है। ठीक है, देखो तो देखते हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है तो ऑप्शन तो लगभग सिमिलर रहेगा ही। ठीक, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो कथन क्या बोला है कि जो सोमवंशी शासक थे ना वो केवल दक्षिण कौशल के शासक थे, कौशल या दक्षिण कौशल के। ठीक है, जो उड़ीसा ना उसका साम्राज्य मात्र था, और तो ये लिखा गया है बुक में कि उसका उपनिवेश बोल सकते हो उड़ीसा को। वहां के शासक नहीं थे, बस उसका साम्राज्य था, वहां शासन बस कर रहे थे जो सोमवंशी शासक थे, ये माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये मूल रूप से मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूं कि जो पांडु वंश है या सोमवंश है, ये मूल रूप से मैकाल अंचल में क्या करते थे, शासन करते थे। वहां से इनका शासन आपको सिरपुर वाले क्षेत्र में दिखेगा, और सिरपुर वाले क्षेत्र के बाद उड़ीसा में इनका शासन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये मूल रूप से कहां से थे, दक्षिण कौशल से। उड़ीसा सिर्फ इनका उपनिवेश या इनका साम्राज्य था। क्लियर, ये माना जाता है। तो अब इसका कारण क्या बताया जा रहा है कि महाभवगुप्त जन्मजय अपने अधिकांश लेखों में अपने पहले पूर्वज के रूप में शिवगुप्त का उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा उल्लेख आपको देखने को मिलेगा इनके अभिलेखों में। अब देखो ये शिवगुप्त था कौन, तो अगर ध्यान दो तो ये शिवगुप्त था महाशिवगुप्त बालार्जुन। नाम सुने हो, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, जो पांडु वंश का सबसे प्रतापी शासक था और जिसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ठीक, उनको अपना पहला पूर्वज मानते हैं। तो भाई जब जो दक्षिण कौशल के शासक है वो आपका पहला पूर्वज है, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी कहां से हो, दक्षिण कौशल से। आप केवल शासन करने कहां चले गए, उड़ीसा। तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।